रहो ससुराल में, करो मायके की। आज की दास्तान है वर्मा फैमिली की। यहाँ अभी हाल ही में हुआ है नई नवेली बहू का स्वागत बहू के रूप में। सिया, जो कि वर्मा परिवार के नए सदस्य के रूप में शामिल हुई है। अब बहू जब नई है तो कुछ और बातें भी होंगी जो नई होंगी। तो आइए चलते हैं कुछ खट्टी मीठी चटपटी बातों के लिए वर्मा निवास। सुबह सुबह पिंकी उठकर आती है तो देखती है कि किचन का हाल बड़ा ही बेहाल है। अरे ये क्या ही हाल बना रखा है किचन का, समझ में नहीं आ रहा है। ये सिया भी ना। तभी सिया वहाँ आती है। क्या हुआ भाभी, क्या बड़बड़ा रही हो सुबह सुबह? पिंकी सक पका जाती है क्योंकि सिया अभी घर में नहीं है, इसलिए वो अभी सिया को कुछ भी नहीं कहना चाहती। अब कुछ नहीं सिया, बस ऐसे ही। लेकिन सिया समझ जाती है और मुस्कुराते हुए वहाँ से चली जाती है। अब क्या बोलूँ इसको भी, लेकिन ये समझने का नाम ही नहीं ले रही। थोड़ी देर बाद, अरे राम 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 राम, पिंकी बहू, ओ पिंकी बहू, ये ऐसी होठों से चिपकने वाली और घन घोर काली चाय किसने बनाई है? बहू तू तो मुझे सच में ही मारना चाहती है। तुझे पता है ना मुझे कितने सालों से डायबिटीज़ की परेशानी है, लेकिन नहीं, तू तो सोचती है बुढ़िया जितनी जल्दी निकल जाए उतना ही अच्छा है, इस बुढ़िया से पिंड छूटे। सुषमा जी पिंकी की बात सुने बिना सब कुछ एक सांस में कह गई। वो मम्मी जी, ये चाय मैंने। तभी सिया वहाँ आती है। ये चाय मैंने बनाई है और मेरे मायके में ऐसी ही चाय बनती है। अरे चाय जब तक मीठी ना हो उसका कोई मज़ा है क्या मम्मी जी, आप ही बताओ। हमारे यहाँ तो ऐसी ही बनती है। और ये कहकर कमर मटकाते हुए चली जाती है। पिंकी और सुषमा तो उसकी शक्ल देखती रह जाती हैं। फिर एक दिन पिंकी सिया को बुलाकर कहती है, रिया, आज हमें एक फैमिली फंक्शन में जाना है। अभी फ़ोन आया था, मम्मी जी और रोहित भैया भी हमें वहीं मिलेंगे। तुम अच्छे से रेडी हो जाना। एक एंगेजमेंट का फंक्शन है, उसी के अकॉर्डिंग रेडी हो जाना। और हाँ सिया, जिनके यहाँ हम आज फंक्शन में जाने वाले हैं ना, ये हमारे रिलेटिव्स होने के साथ साथ रोहित भैया के बहुत अच्छे दोस्त भी हैं, तो उनका पूरा फ्रेंड सर्कल भी वहाँ मिलेगा। अच्छा भाभी, ऐसी बात है, लेकिन इन्होंने तो मुझे बताया नहीं। आज तो फिर बड़ी ही अच्छे से तैयार होना है। हाँ, हो सकता है कि रोहित भैया भूल गए हो। अब जाओ, जाकर अच्छे से तैयार हो जाओ। ठीक है भाभी। थोड़ी देर बाद पिंकी आवाज़ लगाती है, सिया, ओ सिया, तुम रेडी हुई कि नहीं अभी तक? उधर से सिया आवाज़ लगाती है, आ रही हूँ बस भाभी। पिंकी सिया को देखकर देखती रह जाती है। क्यों भाभी, क्या कमी है इसमें? अब कुछ नहीं, चलो चलते हैं। दोनों फंक्शन वेन्यू में पहुंचते हैं और उन दोनों को देखकर उनकी सासू माँ जल्दी से उठकर उन दोनों के पास जाती है। यहाँ आ तो ज़रा, क्या पहना है तूने, दिखाना तो ज़रा। जी मम्मी जी, देखो मम्मी जी, लग रही हो ना एकदम सुंदर। मैं हुई इतनी सुंदर, और मेरा फैशन सेंस मेरे मायके में सबको इतना पसंद आता था कि बस पूछो ही मत। सुषमा जी चुप हो जाती है। क्यों मम्मी जी, अच्छा नहीं लग रहा है क्या? पिंकी, ए पिंकी। जी मम्मी जी। क्या हुआ मम्मी जी? तूने सिया बहू को बताया नहीं था आज हमें कहाँ जाना है? बताया था ना मम्मी जी, और ये भी कहा था कि रिसॉर्ट से शादी है तो थोड़ा अच्छे से तैयार होना है। सिया तभी गोल गोल घूमकर नाचने लगती है। तभी तो मम्मी जी मैं इतना अच्छे से रेडी हुई हूँ। सिया, मम्मी जी कहना चाहती हैं कि थोड़ा सिंपल रेडी होना था। क्या सिंपल? अरे शादी में कौन सिंपल रेडी होता है? लगना तो चाहिए कि शादी में जाना है। हमारे यहाँ तो ऐसे ही होता है। पिंकी और सुषमा एक दूसरे की शक्ल देखने लगती हैं। चलो भाई, हमें क्या है, इनके यहाँ जैसा होता है वैसा चलने दो, और क्या कह सकती हूँ। फंक्शन में रोहित अपने दोस्तों के साथ बैठा था। सिया एक लंबा सा घूंघट डालकर डांस कर रही थी। अरे वो कौन है, देखना ज़रा, इतनी दूर से फेस समझ में नहीं आ रहा, लेकिन देखो तो सही डांस कैसे कर रही है। सब हंसने लगते हैं। हाँ यार, ऐसा लग रहा है जैसे पहली बार डांस करने को मिला हो। अरे वो तो इधर ही आ रही है, कहीं हमारी बात तो नहीं सुन ले। अरे नहीं यार, इतनी दूर से कौन सी बात सुनाई देगी, वो भी इतने शोर में। अरे ये तो सिया भाभी है। मनीष और नमन दोनों ज़ोर ज़ोर से हंसने लगते हैं। रोहित का चेहरा उतर जाता है। जैसे ही सिया पास आती है, रोहित उसे साइड में ले जाता है। अरे रिया, ये इतना डार्क लिपस्टिक क्यों लगा रखा है? कितनी बढ़िया लग रही हूँ मैं। आप भी ना ज़रा नज़र घुमा कर देखो, पूरे ग्राउंड में सबसे ज़्यादा मस्त मैं ही लग रही हूँ। अरे सिया, इतनी लाली लिपस्टिक लगाया हुआ तुम्हें कोई दिख रहा है यहाँ, बताओ? तब तक सास और जिठानी भी वहाँ आ जाती हैं। बहू, ऐसे कौन डांस करता है? थोड़ा हिसाब से नाचो, कोई तुमको रोक थोड़ी ना रहा है, लेकिन हर चीज़ में थोड़ी लिमिटेशंस अच्छी लगती है। हाँ सिया, मम्मी जी ठीक कह रही हैं। थोड़ा सा सिर पर पल्लू रख लो तो अच्छा लगेगा, बस इतना ही। आजकल सब करते हैं,
लेकिन इतना लंबा घूंघट तो अब कोई नहीं लेता। हमारे यहाँ तो ऐसा ही होता है मम्मी जी। मैं अब हर बात ना आपके हिसाब से तो करूँगी नहीं। और भाभी, आप मुझे हर बात सही गलत मत बताया करो। मैं आपकी तरह मम्मी जी की हाँ में हाँ नहीं मिला सकती हूँ। ये कहकर सिया वहाँ से चली जाती है और सब एक दूसरे की शक्ल देखते रह जाते हैं। अगले दिन सुबह सुषमा जी और सुरेश जी बाहर हॉल में बैठे थे और पिंकी बहू किचन में सबके लिए नाश्ता तैयार कर रही थी। तभी रोहित भी अपने कमरे में से निकलकर बाहर आता है। रोहित, सिया अभी तक उठी नहीं क्या? घड़ी तो देखो 11 बज रहे हैं। रोहित कुछ बोल पाता उससे पहले ही सिया हॉल में आकर खड़ी हो जाती है। क्या मम्मी जी, आप भी ना कल पार्टी से इतना थक कर आए थे, तो आज तो सोना बनता है ना। हाँ बेटा, मैंने कब मना किया? आज सब लेट ही सोकर उठे हैं, लेकिन 8 बजे तक तो सब उठ गए थे। मुझे तो यहाँ का कुछ समझ में नहीं आता। पार्टी के अगले दिन सब 11 बजे तक ही उठते हैं। हमारे यहाँ तो ऐसे ही होता है। ये कहकर सिया चली जाती है। फिर एक दिन सुबह सुबह वर्मा निवास में बड़ी चहल पहल है। सिया और पिंकी किचन में काम कर रही हैं। सुषमा जी बार बार दरवाजे की तरफ निहार रही है। सुरेश जी भी बार बार दरवाजे पर जाकर खड़े हो जाते हैं। तभी रोहित भी वहाँ आ जाता है। अरे मम्मी पापा, आप लोग इतने परेशान क्यों हो रहे हो? मौसी जी आ जाएगी। अरे मुझे छोड़, तो अपनी मम्मी की बेचैनी नहीं देख रहा है? तीनों हंसने लगते हैं। तभी दरवाजे पर एक दस्तक होती है और एक गाड़ी आकर रुकती है और उसमें से निकलती है मौसी जी, जो थोड़ी वजन के हिसाब से मोटी थी। अरे कहाँ रह गई सुषमा तू? मुझसे भी ज़्यादा भारी शरीर की हो गई क्या, जो तुझसे बाहर तक नहीं आया जा रहा? सुषमा जी बाहर आती है और अपनी बहन से गले मिलती है। अरे नहीं नहीं जीजी, ऐसी कोई बात नहीं है, वो तो अब बुढ़ापे का शरीर है। अच्छा, तुम्हारा बुढ़ापा, तो अब हमें तो स्वर्गलोक में सीट ही बुक करा लेनी चाहिए। अरे क्या आप लोग भी दरवाजे पर ही शुरू हो गई? चलिए मौसी, अंदर आइए, बैठकर बातें करते हैं। वैसे भी आपकी बातों के लिए हम लोग कब से तरस रहे हैं। अच्छा छोटू, तू तो बहुत बड़ा हो गया। मौसी, अब हम छोटू नहीं, रोहित हो गया। सब घर के अंदर आते हैं। तभी दोनों बहुएं आती हैं और मौसी के पैर छूती हैं, लेकिन सिया ने बहुत लंबा घूंघट डाल रखा था। अरे बहू, ये हाथ भर लंबा घूंघट क्यों ले रखा है तूने? अब आजकल ये सब कौन करता है? सुषमा, ज़रूर ये सब तूने ही कहा होगा छोटी बहू को। अरे जीजी, इसको समझा समझा कर थक गए, लेकिन ये बहू मानती ही नहीं है। तभी सिया अपना घूंघट जल्दी से ऊपर करके कहती है, हमारे यहाँ ना ऐसा ही होता है। सब एक दूसरे की शक्ल देखने लगते हैं। सुन लिया जीजी अपने कानों से, अब आपकी छोटी बहू वही करती है जो उसके मायके में होता है। अच्छा, ऐसी बात है। और बात यहीं ख़त्म हो जाती है। थोड़ी देर बाद सब खाने के टेबल पर मिलते हैं। वहाँ किचन में पिंकी और सिया काम कर रहे हैं। पिंकी दाल बाटी चूरमा सब चेक करती है। क्या टेस्ट है, एकदम ज़बरदस्त। आज तो मौसी जी खाकर एकदम खुश हो जाएंगी। वैसे भी मौसी जी को मेरे हाथ का दाल बाटी चूरमा बहुत पसंद है। आज न जाने कितने सालों के बाद उनको खिलाने का मौका मिला है। सिया, तुम बाहर खाना परोस कर ले आना, तब तक मैं बाहर टेबल पर जाकर देखती हूँ। पिंकी बाहर जाकर टेबल वगैरह मैनेज करने लगती है। तब तक सिया सबके लिए खाने की थालियाँ लाकर टेबल पर रख देती है। पिंकी सबको खाने के लिए आवाज़ लगाती है। मौसी जी, मम्मी जी, पापा जी, रोहित भैया, सब जल्दी आ जाओ, गर्मा गर्म खाना रेडी है। सब लोग आकर टेबल पर बैठ जाते हैं और मौसी जी भी खाने के लिए बाटियां तोड़कर प्लेट में रखने लगती हैं। लेकिन जैसे ही उन्होंने दाल उठाकर प्लेट में डाली, पूरी दाल एकदम से प्लेट में गिर गई। अरे ये क्या है पिंकी बहू, इतनी पतली दाल? ऐसा लग रहा है कि पिंकी बहू पहली बार दाल बाटी बना रही है। पिंकी ये देखकर शॉक्ड हो जाती है। वो नहीं नहीं मौसी जी, ऐसी कोई बात नहीं है, आपने तो कितनी बार मेरे हाथ की दाल बाटियाँ खाई है। तब भी तो मैं सोच रही हूँ, तुम्हें मौसी का आना पसंद नहीं आया क्या? तब तक सिया वहाँ बाकी का सामान लेकर आती है। पिंकी सिया से पूछती है, सिया, तुमने दाल में कुछ किया है क्या? क्योंकि जब तक मैं किचन से निकली तब तक दाल एकदम परफेक्ट थी और अभी एकदम पतली हो गई, यही कहना चाह रही है ना आप? अरे दाल कितनी गाढ़ी थी, इतनी गाढ़ी दाल कौन खाता है, इसलिए मैंने इसमें पानी मिला दिया। आप टेंशन ना ले। लेकिन ऐसे कौन पानी मिलाता है सिया बहू? ये ऐसी पतली दाल तो खाने में भी अच्छी नहीं लग रही। मेरे मायके में तो ऐसे ही होता है मम्मी जी। और इतना कहकर सिया वहाँ से चली जाती है। सब एक दूसरे की शक्ल देखते रह जाते हैं। सुषमा, तेरी बहू तो बड़ी ज़बरदस्त है। अरे जीजी, क्या करूँ, मुझे कुछ समझ में ही नहीं आ रहा। इसका हर बात में यही तकिया कलाम, मेरे यहाँ तो ऐसा ही होता है, वैसा ही होता है।
अच्छा, ऐसी वाली बात है। अरे मेरा नाम भी सरला है। मैंने भी कोई कच्ची गोलियां नहीं खेली। अच्छे अच्छों को ठिकाने पर लगाया है मैंने। और जब से मौसी आई होती है, रिया को हर काम अपने मन का करना होता है, और अगर कोई कुछ भी कहे तो उसका तकिया कलाम एकदम तैयार। हमारे यहाँ तो ऐसे ही होता है। फिर एक दिन सिया अपनी मम्मी से बड़ी हंस हंस कर फ़ोन पर बातें कर रही थी। अरे मम्मी, यहाँ तो अपनी मौज ही मौज है। क्यों बेटी, ऐसा क्या हो गया? अरे बस अपना तो यहाँ राज चल रहा है मम्मी, कुछ पूछो मत। चल तू खुश रह बेटा। और एक माँ को क्या चाहिए कि उसकी बेटी अपने ससुराल में खुश है। इससे बड़ी बात क्या हो सकती है। लेकिन ऐसा क्या जादू चला दिया तूने जो सब तुझसे खुश है? अरे मम्मा, मैं बस कह देती हूँ कि हमारे यहाँ तो ऐसे ही होता है और सब मान लेते हैं। बड़े सीधे हैं तेरे ससुराल वाले बेटा। अच्छा माँ, लग रहा है कोई आ रहा है, फ़ोन रखती हूँ। सिया और उसकी माँ की ये सारी बातें सरला जी सुन लेती हैं और वो पूरी बात समझ लेती है कि आखिर माजरा क्या है। अगले ही दिन सरला जी पिंकी को उसके मायके भेज देती है। पिंकी, तू भी ज़रा घूमा अपनी माँ के पास हुआ। इसी शहर में घर होने के बाद भी तू कभी कभी ही जा पाती है। फिर थोड़ी देर बाद, सिया बहू, ज़रा आज कुछ खाने में अच्छा बना लो। अच्छा क्या होता है मौसी जी, आप ही बता दो। कुछ बढ़िया सा खीर, बढ़िया सी सब्जी, कुछ पनीर शनीर। अरे यार, आज तो भाभी भी नहीं है। मैं तो आज मर ही जाऊंगी। ये इतना काम कौन करेगा। क्या मौसी जी, आप भी इस उम्र में ये सब कौन खाता है? अभी ये सब खाओगी तो बीमार पड़ जाओगी। सुषमा को सरला के दिमाग में चल रही खिचड़ी के बारे में कुछ भी पता नहीं था। अरे सिया बहू, बना देना कुछ बढ़िया सा। आज मौसी जी ने इतने मन से पहली बार तुझसे कुछ बनाने की फरमाइश की है। मम्मी जी, आपको इस उम्र में दलिया, खिचड़ी, लौकी, तोरई ऐसी हल्की सब्जियां और चपाती खानी चाहिए। हमारे यहाँ तो ऐसा ही होता है। सुषमा और सरला एक दूसरे का मुंह देखती रह जाती हैं। हाँ बहू, तू एकदम सही कह रही है। चल ठीक है, जैसे तेरे यहाँ होता है वैसा ही बना दे। थोड़ी देर बाद सिया सबके लिए खाने में मूंग की दाल और रोटी बना देती है। अगले दिन सरला जी सिया को बुलाकर कहती हैं, सिया बहू, आज हमारे कुछ खास मेहमान आने वाले हैं, तो उनके लिए कुछ खास डिशेस तैयार करनी है और उनकी खातिरदारी में कहीं भी कोई भी कमी न रह जाए, इसका पूरा ध्यान रखना, क्योंकि वो मेहमान हमारे लिए वाकई बहुत मायने रखते हैं। ये सुनकर सिया का तो माथा ठनक जाता है। ठीक है। और वो वहाँ से भुन भुनाते हुए चली जाती है। अब ये माता जी यहाँ 10 दिन से डेरा डाले हुए हैं। अब इनके खास मेहमान भी यहीं आएंगे। आज इनके खास मेहमानों को एकदम खासम खास नहीं बना दिया ना, तो मेरा नाम भी सिया नहीं। तब तक सरला मौसी की जोर की आवाज़ आती है। सिया बहू, 5 कप चाय बना देना। देखो, आ गया ऑर्डर। अब लग जाओ बनाने में। मतलब हद है भाई। अब हाँ मौसी जी, बना रही हूँ। आज रोहित को उसकी नानी याद दिला दूंगी। आज उसी को दौड़ाऊंगी सर्विंग के लिए। चाय बनाकर सिया रोहित को आवाज़ लगाती है। रोहित चाय लेने आता है। ये भी भला कोई चाय पीने का टाइम है? घड़ी तो देखो ज़रा, 12 बज रहे हैं। फिर खाने के लिए बोलने लगेंगे। तुमने एकदम सही पकड़ा। मौसी जी एकदम यही कह रही है। बस तुम जल्दी से खाना रेडी कर दो, वो लोग भूखे हैं। अब वो लोग चाय के बाद बस खाना ही खाएंगे। सिया गुस्से के कारण उन लोगों के लिए उल्टा सीधा खाना रेडी करके देती है और बिल्कुल भी ध्यान नहीं देती कि बाहर कौन आया है। सिया जल्दी से खाना रेडी करके रोहित को आवाज़ लगाती है, लेकिन रोहित नहीं सुनता। उसे बहुत तेज़ गुस्सा आता है। मतलब इन लोगों के नाटक ख़त्म ही नहीं हो रहे। गुस्से में तमतमाते हुए वो बाहर जाती है और खाना ले जाकर डाइनिंग टेबल पर ज़ोर से पटक कर रख देती है, लेकिन देखती है वहाँ कोई भी नहीं है। तब तक सासू माँ सुषमा वहाँ आती है। क्या हुआ बहू, तुम तो बहुत ही गुस्से में लग रही हो। मैं खाने के लिए इतनी देर से आवाज़ लगा रही थी, कोई आवाज़ क्यों नहीं दे रहा है? बहू, हमने तो सुना ही नहीं। ये खाना रखा हुआ है, आप अपने खास रिश्तेदारों को परोस दीजिए। अच्छा, क्या बनाया है बहू तूने? पीली दाल, चपाती, आलू की सब्जी और चावल। अरे क्या बहू, लेकिन आज तो कुछ स्पेशल। अरे भाड़ में गया स्पेशल। तब तक रिया को एक आवाज़ सुनाई देती है। आज नहीं कहोगी, हमारे यहाँ तो ऐसा ही होता है। रिया के कान खड़े हो जाते हैं, क्योंकि उसके लिए ये आवाज़ बहुत ही जानी पहचानी थी। वो पलट कर देखती है। मम्मा, आप यहाँ कब आई और आपने बताया भी नहीं? वो देखती है वहाँ उसकी भाभी सोनू और उसके पापा भी आए हुए हैं। अगर आज हम तुझे बता देते तो फिर ये सरप्राइज़ हमें कैसे मिलता बेटा? सिया शर्म से सर नीचा कर लेती है।
दीदी, आपको शर्मिंदा होने की ज़रूरत नहीं है। जिस दिन आप इस घर को दिल से अपना लोगी, उसी दिन से ये काम आपको अपना लगने लगेगा। सही कहा तूने बेटा कि तेरे ससुराल वाले तेरी हर बात मानते हैं, लेकिन तू अपनी बात ऐसे मनवाती है, ये मुझे नहीं पता था। तू तो अपने आप को खुशकिस्मत समझ कि तुझे इतना समझदार परिवार मिला है कि हम सबको यहाँ बुलाकर और इस तरह बात को बताया, वरना तू मुझसे ज़्यादा अच्छी तरह समझती है। सिया ज़ोर ज़ोर से रोने लगती है। मुझे माफ़ कर दो माँ। माफ़ी मुझसे नहीं, इन सब से मांगनी चाहिए जो तेरे नाज नखरे उठाते हैं और उफ तक नहीं कहते। दीदी, ये आपको समझना होगा कि घर में किसको क्या पसंद है क्या नहीं। जो चाय आपने बनाई वो अपने यहाँ आपके अलावा कोई भी नहीं पीता था। पापा जी तो बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि वो शुगर पेशेंट है। लेकिन नहीं, हमारी बिटिया रानी ने तो हमारे यहाँ ऐसा ही होता है, कट टैग लगाकर सबका मुंह बंद कर रखा है। तब तक सरला जी और सुषमा जी जाकर सिया को गले लगा लेती हैं। अरे बहुत हुआ समधन जी, अब हमारी बहू को रुला कर ही मानोगी क्या? हमारी सिया तो बहुत समझदार है।